शास्त्री जी के निधन के 56 साल बाद लिखी गई इस चिट्ठी के मुद्दों का आज के दौर में अलग महत्व है। सुनील जी के लंबे राजनीतिक अनुभव की झलक उनको दिखती है। 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय के रेलवे कॉलोनी में साधारण परिवार में जन्म लेने वाले शास्त्री जी शून्य से शिखर तक पहुंचे और भारत रत्न बने। हमारे एरिया में, दक्षिण भारत में, खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्रा में कहते हैं मूर्ति छोटी लेकिन कीर्ति बड़ी। तो वो कद से तो छोटे थे, यानी हाइट के हिसाब से, लेकिन उनकी कीर्ति सारी दुनिया में और देश में थी। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा, मूर्ति छोटी और कीर्ति बड़ी। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बना दिया कि जब उनका निधन हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने कहा था कि शास्त्री जी के बिना दुनिया छोटी हो गई है। शास्त्री जी जातिवाद के खिलाफ थे और छात्र जीवन से ही पारिवारिक श्रीवास्तव उपनाम था उनका। अब शास्त्री बन गए इन्हों भी, लेकिन उनका असली सरनेम था श्रीवास्तव। काशी विद्यापीठ से शास्त्री बनने के बाद केवल शास्त्री लिखना आरंभ किया। शादी भी दहेज रहित की, तो इसीलिए अभी कुछ नहीं है उनके पास। बौद्ध दर्शन शास्त्री जी का प्रिय विषय था। वो अपने मित्रों, परिवारजनों को भगवान बुद्ध के सिखाए पाठ के बारे में बताते थे। वे बताते थे कि जब अपने जीवन की राह अंधेरी हो तो खुद अपना दीपक बनो, यानी अपदीपो भव, ये उनका कहना था और अपने किताब में भी इसका उन्होंने उल्लेख किया है। शास्त्री जी भारत के ऐसे महान नायक हैं जिनकी सादगी, समर्पण, ईमानदारी और नैतिकता एक मिसाल इस देश के लिए और दुनिया के लिए है। वो स्वाधीनता संग्राम में वीर सैनिक और श्रेष्ठ प्रधानमंत्री, महान सांसद थे। उनका राजनीतिक जीवन इलाहाबाद से शुरू हुआ, जो उस दौरान हमारे आज़ादी के आंदोलन का केंद्र था। वहाँ वे पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, राजश्री टंडन और जैसे तमाम दिग्गजों के संपर्क में वो आए और आज़ादी के आंदोलन में करीब 9 साल जेल में रहे। जेल यात्रा के दौरान नेहरू जी की तरह उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा जेल में रहते हुए। उत्तर प्रदेश सरकार में उनका योगदान 1937 और 1946 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान वे गोविंद वल्लभ पंत सरकार में एक संसदीय सचिव, गृह मंत्री और परिवहन मंत्री भी रहे। उनके कार्यकाल में पहली बार देश में महिलाओं को बसों में कंडक्टर बनाने की शुरुआत हुई। बसों में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हुई। शास्त्री जी का सबसे अहम योगदान जमींदारी खत्म करना था। गांव-गांव घूमकर उन्होंने किसानों की जो हालत देखी, वही रिपोर्ट जमींदारी खत्म करने का आधार बनी। जिस जमींदारी के लिए या लैंड रिफॉर्म्स के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने लाहौर
के अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि हम इस आज़ादी के बाद इस देश में लैंड रिफॉर्म्स लागू करेंगे। तो उन्होंने एक काम और बार बार इसको दोहराते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी जमींदारी खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और आज किसानों को जो कुछ इस टेनेंसी में या सरप्लस लैंड में कुछ मिला है या सीलिंग में कुछ मिला है, इसका बहुत सा ईमानदारी से काम करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को भी जाता है। ये गौर करने वाली बात है कि शास्त्री जी का देश के पहले आम चुनाव में अहम योगदान था। 1951 में स्वतंत्र भारत के संविधान के तहत पहली बार अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर पहला आम चुनाव हो रहा था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस मुख्यालय पर चुनाव प्रबंधन के लिए शास्त्री जी को एआईसीसी का महासचिव बनाया था। शास्त्री जी ने एआईसीसी से नेहरू जी और बड़े नेताओं के चुनावी यात्रा का कार्यक्रम तय किया। उस दौरान नेहरू जी ने चुनाव में करीब 25,000 मील, किलोमीटर नहीं मील यात्रा जहाज, कार, ट्रेन और नाव से की थी। और पहले आम चुनाव की सफलता के बाद 1952 में शास्त्री जी प्रांतीय राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में आ गए। वे नेहरू जी के कैबिनेट में रेल और परिवहन मंत्री, बाद में संचार, उद्योग, वाणिज्य और गृह मंत्री का जिम्मा संभाला। शास्त्री जी जिस विभाग में रहे, अपने कामकाज से गहरी छाप उन्होंने छोड़ी है। रेल मंत्रालय पर शास्त्री जी की गहरी छाप आज भी है। आजाद भारत में बजट और दूसरे दस्तावेज हिंदी में रखने का सिलसिला भी शुरू किया। शास्त्री जी के रेल मंत्री के काल में जनता गाड़ियां शुरू हुई, रेलवे से थर्ड क्लास खत्म हुआ और विभागीय कैटरिंग सेवा आरंभ की। पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता था, लेकिन शास्त्री जी ने निकाला और जनता रेल में सबको बराबर एक ही इससे चलने का हुआ। और एक काम उन्होंने किया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट उस वक्त हुआ। और जो एक कस्टमर को जो थोड़ी डिफिकल्टी होती थी, भाई ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, तब उन्होंने इसको निकाल के बराबरी कर दी। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल में हरित क्रांति का आधार तैयार हुआ। अनाज में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में अहम कदम उठाए और शास्त्री जी ने नेशनल डायरी डेवलपमेंट खड़ा कर दुग्ध क्रांति की भी बुनियाद मजबूत की। उस दौरान अन्न की भी भारी कमी थी। शास्त्री जी ने सप्ताह में एक शाम अन्न त्यागने की अपील की, लेकिन इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की। सुनील जी की मां ललिता शास्त्री जी ने तो जीवन भर इस व्रत का पालन किया। और हम भी स्टूडेंट थे, तो ये घोषणा जब हो गई, हमको भी घर में सोमवार के दिन खाना नहीं मिलता था, क्योंकि ये सोमवार वो डे उन्होंने फिक्स किया था, यानी एक दिन का खाना छोड़ना शाम का, तो वो दिन तो खासकर ज्यादा लोग पहले ही, हम गरीबी से आए थे और दूसरी मार इससे गिरी कि शाम में खाना नहीं है, तो मजबूरन हमको भी वो पालना पड़ा। लेकिन देश में जंग चल रहा था, अन्न की कमी थी, दूध की कमी थी, सारे चीजों की कमी थी, शस्त्र की कमी थी। तो उस वक्त
देश को बनाने के लिए उन्होंने ये कहा था, तो सभी लोगों ने पालन किया। यहाँ तक कि मेरे गुलबर्ग जिले में एक आदमी ने कम से कम 100 किलो सोना अपना डोनेशन दिया इस इंडिया पाकिस्तान वार में। तो उसका नाम है चिंचोली कर। तो जब वो चंदा उस वक्त बहुत घूम घूम के लोग वार के लिए करते थे, और यही परेशानी भी जो थी, उस परेशानी को दूर करने के लिए सभी लोग इस काम पे लगे हुए थे। उस वक्त कोई ये नहीं सोचता था कि ये मेरी पार्टी है, तेरी पार्टी है, मेरा आदमी है, तेरा आदमी है। ये सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि शास्त्री जी के कहने पे और उनके बताने से लोग एकजुट हो गए, और जो आदमी निष्पक्षपात होता है, स्वार्थी नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, उसके एक आवाज को, एक बात को सारा देश एक होता है। और ये उनके बातों से सबको पता लगा होगा। रेल मंत्रालय पर शास्त्री जी की गहरी छाप आज भी है। आज भारत में ये जो बजट बना रहे हैं, वो तो पहले यही हम लोग बनाते थे। मैं भी थोड़े दिन रेल मंत्री रहा, लेकिन आज तो ये बजट ही गायब हो गया रेलवे का। पूरा सब कुछ एक ही आदमी के कंट्रोल में है। वो रिमोट मुझे बोल रहे थे वो, और बेलगाम में जब चुनावी प्रचार के लिए मोदी जी गए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मुसीबत जब आती है तब तो बोलना ही पड़ता है। तुमको मुसीबत क्यों आई? तो इसलिए आई, मुझे बोलना पड़ता है। तो बेलगाम में उन्होंने कहा था कि खरगे जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल किसी और जगह है, उन्होंने कहा बेलगाम में। और ये भी उन्होंने कहा, तो खरगे जी तो बहुत अच्छे हैं, सीनियर लीडर है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनको छतरी का लाभ नहीं मिला। ये बात उन्होंने कही, छोटी सी बात। अरे मेरे ऊपर तो, मेरे सर के ऊपर गांधी टोपी थी, और जब गांधी टोपी और शास्त्री जी की टोपी रहती है तो मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं थी। और हमारे जो नेता थे उनके ऊपर सफेद छतरी थी, लेकिन हमेशा जो हमारे मोदी साहब है, उनके सर के ऊपर हमेशा काली छतरी रहती है, और काली छतरी के नीचे सब काले धंधे करने वाले लोग रहते हैं। और मैं सफेद टोपी पहनता हूं, मेरे साथ सब सफेद वाले रहते हैं, जिनके ऊपर कलंक नहीं, जो मेहनती है। और मेरे नेता ऐसे ही है, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, शास्त्री हो, सभी लोग सफेद वाले हैं। ये तो काले टोपी वाले भी हैं और काले छतरी वाले भी हैं। तो मुझे तो उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उसका जवाब देना पड़ा मुझे। ठीक है भाई, मेरा तो रिमोट कंट्रोल कहीं और होगा, नड्डा का रिमोट कंट्रोल कहाँ है? मैं भी कांग्रेस प्रेसिडेंट हूं, वो भी बीजेपी के प्रेसिडेंट है, तो उनका रिमोट कंट्रोल किनके पास है बताइए, फिर मैं बताऊंगा मेरा रिमोट कंट्रोल कहाँ है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता, ऐसे छोटे बातों से किसको दुख होता है ये भी वो नहीं सोचते। अपनी बात रखने का एक ही सोचते हैं, कोई सीरियसली नहीं। इसीलिए उनको सीरियसनेस क्या है, देश के लिए कौन सी बात बोलना, कौन सा नहीं बोलना, और लोग तोल मोल के अगर बोले तो प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करते थे। तो शास्त्री जी कभी ऐसी छोटी बातें अपने जीवन में ना बोला, ना बोलने की कोशिश की,
कभी किसके बारे में रत्ती भर भी द्वेष उनके पास नहीं था। तो आज मिनट मिनट को ये बोलते रहते हैं, तो इसीलिए मैं छोड़ देता हूं उनको, माफ कर देता हूं, फिर आगे चलता हूं। रेल मंत्रालय पर शास्त्री जी की ये जो छाप थी, तो उसके बाद उन्होंने एक शुरुआत, हमारी जो पत्रिका थी, जो अपना खासकर एक वीकली, उस पत्रिका को चलाने में भी उन्होंने 1952 में शुरू किए, सो उसको उन्होंने चलाया। फिर बाद में आज श्रीमती सोनिया गांधी जी उस संदेश नाम के पत्रिका को भी वो चला रहे हैं। और शास्त्री जी आज़ाद भारत के पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने किसी विभाग की लापरवाही और असफलता के लिए उसके मंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी का परंपरा को स्थापित किया। और 23 नवंबर 1956 को जब दक्षिण भारत में अरियालूर रेल दुर्घटना हुई और टुटीकोरन एक्सप्रेस में 156 यात्री मारे गए, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर तो मिनिस्टर के बच्चे किसानों को कुचल देते हैं, जान लेते हैं, फिर भी राजीनामा तो छोड़िए, बाकी का एक ये गलत हुआ ये बात वो भी नहीं बोलते हैं, और प्रधानमंत्री तो उधर बोलते ही नहीं, वो चुप ही साधते हैं। कभी उन्होंने दुख प्रकट नहीं किया, अभी नहीं, जब बहुत बड़ा दंगा हुआ था अहमदाबाद में, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था, भाई जब कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है, उसके नीचे अगर कोई कुत्ते का पिल्ला आता है, सुने नहीं आप? नहीं सुने? कुत्ते का पिल्ला आता है, दुख तो जरूर होता है। हजारों लोग मरने के बाद ये उनका रिएक्शन, ये मानवतावाद, ये इंसानियत, तो ऐसे लोग भी हैं। और एक तरफ एक्सीडेंट किसी ड्राइवर ने किया, गलती उसकी थी, लेकिन शास्त्री जी ने अपने पद से राजीनामा देकर ये बता दिया कि मेरे वजह से ये हुआ, मैं ये सहन नहीं कर सकता। ये फर्क है कांग्रेस में, कांग्रेस के नेताओं में और आज के नेताओं में। और पंडित नेहरू जी ने संसद में कहा था, जो कुछ हुआ शास्त्री जी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर भी उन्होंने शास्त्री जी का इस्तीफा इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इससे मर्यादा की एक मिसाल उन्होंने कायम की है। ये जवाहरलाल नेहरू जी के बातें थी। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कामराज जी ने लोकतांत्रिक तरीके से सभी सांसदों के विचार विमर्श कराया और उसी आधार पर कांग्रेस संसदीय दल ने 2 जून 1964 को शास्त्री जी को नेता चुना। शास्त्री जी 9 जून 1964 को भारत के दूसरे प्रधान बने। उनका कार्यकाल 18-19 महीने रहा, लेकिन इतिहास में वे अमर रहे। नेहरू जी के बाद उत्तराधिकारी के सवालों पर बहुत से सवाल खड़े हुए थे। जब वे प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने अनेक कठिनाइयां थी। बहुत से विद्वानों को आशंका थी कि नेहरू जी ने जो लोकतंत्र खड़ा किया वो भी खतरे में पड़ सकता है, लेकिन शास्त्री जी ने सहमति के आधार पर शासन चलाते हुए उसे मजबूत किया। संसद में सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों पर चर्चा कराई, मंत्रियों के लिए आचार संहिता बनाई। पद संभालते समय मंत्रियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की व्यवस्था कराई। शास्त्री जी ने नेहरू जी के विकास कार्यक्रम और घरेलू विदेशी नीति और आर्थिक नीतियों को
आगे बढ़ाया। जमाखोरी, मुनाफाखोरी पर लगाम लगाई, किसानों से खरीद मूल्य और उपभोक्ता की बिक्री मूल्य तय किया। बड़ी संख्या में पीडीएस की दुकानें हर जगह खुली। 1965 में इलाहाबाद में उर्वा गांव में भाषण के दौरान उन्होंने ये कहा था, जी जो हवाई जहाज हमें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने पड़े हैं, वो अगर हम पिछले 7-8 सालों में न बनाते तो हमें काफी दिक्कत आती। आजादी के बाद देश ने बहुत प्रगति की। 200 सालों में अंग्रेजी राज में जो बातें नहीं हुई वो हमने 10-12 सालों में देश में कर दिया है। हवाई जहाज और मोटर गाड़ियां बन रही है, नए बांध, नई नहरें बन रही है, अस्पताल, स्कूल, सड़कें बन रही है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 को उर्वा गांव में अपना भाषण दिया। लेकिन आज फिर भी हमको सवाल पूछते हैं लोग, 70 साल में आप क्या किया? अरे यही किया जो शास्त्री ने बोला है, और यही जो मैंने आपके सामने पढ़ा यही हमने किया है। और आप कम से कम मुझे नहीं मानेंगे तो शास्त्री जी को तो मानेंगे ना, क्योंकि मैं अपोजिशन लीडर हूं ना, इसलिए। तो कम से कम ये जो उन्होंने 1965 में इलाहाबाद में उर्वा गांव में कही थी, तो आज भी सत्य है। हम यही कहते हैं, जैसा कि अभी हमारे शास्त्री साहब ने अपने तकरीर में की कि हरी क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये सब हमने किया। तो लेकिन उनको दर्द होता है ये सब बातें सुन के। उनको सिर्फ यही होना कि देश में झगड़ा लगाओ, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे कितने बार बोलते हो, क्यों बोलते हो, समझ में नहीं आता। देश बनाने की बात करो ना भाई, देश तोड़ने की बात क्यों करते हो? दिल को एकजुट करने की बात करो, दिल को तोड़ते क्यों? तो ये आज के सरकार की देन है। इसीलिए तो राहुल जी बोले देश जोड़ो, एकता, उसका उन्होंने एक बहुत बड़ा 4000 किलोमीटर चल के अपने बात को साबित करा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। फिर उसमें भी थोड़ा वो मजाक उड़ाते थे, ये क्या चलेंगे, 4000 किलोमीटर कैसा चलेंगे, ये सब झूठ है, सब प्रचार करे। जब ये हुआ तब बोले कि तुम वहां जाके भाषण क्यों ऐसा दिए, ये बात क्यों बोले? अरे ये बोलने की आजादी तो संविधान ने दी है, डेमोक्रेसी ने दी है। अडल्ट फ्रेंचाइज जो बोला मैं कि स्त्री पुरुष और सभी 21 साल के उस वक्त जो वोटर लिस्ट में आते थे सबको वोटिंग का अधिकार था। फॉरेन में नहीं था, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। इतना बड़ा प्रोग्रेसिव कंट्रीज जो फ्रांस हो, अमेरिका हो, यूके हो, सभी देशों में महिलाओं को वोटिंग का पावर नहीं था। लेकिन हमारे पास जब संविधान बना, जिस दिन वो लागू हो गया, उस दिन से हमारे महिलाओं को समान हक मिला, सभी को वोट डालने का अधिकार मिला। ये देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, लाल बहादुर शास्त्री जी की है, डॉक्टर अंबेडकर की है, बहुत से नेता देश के लिए जो लड़े हैं उनकी है। और ये लोग फिर भी हमको फिर पूछते हैं, तुमने क्या दिया? हमने संविधान दिया। तुमने क्या दिया? हमने डेमोक्रेसी दिया। तुमने क्या दिया? हमने अडल्ट फ्रेंचाइज दिया। क्या नहीं दिया ये बोलिए। तो फिर भी उनको थोड़ा सा बोलने में कभी कभी हिचकिचाते हैं, कभी उनको शर्म आती है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है इसको सुलझाने का। बताया था कि पाकिस्तान अब भारत के साथ शांति से रहना चाहता है। दुर्भाग्यवश इस घटना के बाद शास्त्री जी अधिक दिन जीवित नहीं रहे।
11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हुआ और मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न में उनको सम्मानित किया गया। और ये जो जय जवान जय किसान का नारा है, ये ऐसा नारा बना है, कोई किसान कहीं भी आंदोलन करने दो, लोग भी आंदोलन करने दो, उस आंदोलन में ये जरूर आएगा, जय जवान जय जवान जय किसान। ये जय जवान जय किसान ये आंदोलन का नारा बन गया, लोगों के दिल में बसा। जैसा जय हिंद ये देश का नारा है, वैसा ही ये समाज में एक बहुत बड़ा हिस्से का ये नारा है। और कोई भी अपने भाषण को समाप्त करते वक्त, बोलते वक्त ये जरूर बोलेगा, तो ये भी उनको पछता नहीं, क्योंकि ये सब शास्त्री जी बोले सो है। जय हिंद ये जो सुभाष चंद्र बोले सो है। अब क्या बोलना, जय आरएसएस तो नहीं बोल सकते, लेकिन मजबूरन उनको कभी कभी बोलना पड़ता है जय हिंद, तो इसीलिए अब बोलते रहते हैं। कभी 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 नेहरू जी का नाम तो नहीं लेते, गांधी जी का जरूर लेते हैं। अब अंबेडकर का नाम लेते हैं, वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारे लोगों को मिसगाइड करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, हमको तोड़ने के लिए, हमारे आइडियोलॉजी को अलग करने के लिए ये हमेशा बताते रहते हैं। लेकिन इनसे जागरूक रहना चाहिए हमारे लोग, और जरूर आज ना कल हर एक के समझ में आएगा। और देश इसीलिए तो मजबूत है, एक है, ये हम बनाए सो देश है। हम इसको कभी तोड़ने नहीं देंगे, मुरोड़ने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, ये हमारा वायदा है। हम टूटेंगे लेकिन ये नहीं। तो हमको कोई देशभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं और बार बार प्रमाण पत्र देने की जरूरत उनको जरूरत है, क्योंकि उनके लोग सरकारी नौकरी में थे उस वक्त जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी। उनके लोग सैन्य में भर्ती हो जाओ बोलते थे, उनके नेता लोग। तो उनको प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं, कांग्रेस के वर्कर्स के लिए नहीं, कांग्रेस के नेताओं के लिए नहीं, कांग्रेस के फौज के लिए नहीं है, ये उनके लिए होना चाहिए। तो ये जो इंदिरा जी ने 11 जनवरी 1971 को शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम में एक खुलासा किया था कि अनेक ऐसे मामलों में जिन पर नेहरू जी किसी से बात नहीं करते थे, शास्त्री जी से चर्चा कर लेते थे। इंदिरा जी को दो नीति में लाने का श्रेय भी शास्त्री जी को जाता था। वे शास्त्री जी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रही। 1962 में कामराज योजना के तहत इस्तीफा देने वाले आरंभिक नेता शास्त्री जी थे। चीनी आक्रमण के बाद जब नेहरू जी अस्वस्थ रहने लगे तो उनकी ओर से भुवनेश्वर अधिवेशन में जनतंत्र और समाजवाद संबंधी प्रस्ताव रखने का काम शास्त्री जी ने किया। बाद में नेहरू जी ने अपने उत्तरदायित्व में सहयोग के लिए शास्त्री जी को ही चुना, उनके बिना विभाग का मंत्री बना दिया। तो शास्त्री जी जब नेहरू जी से पूछा कि मैं क्या काम करूं, तो नेहरू जी ने कहा था वो सारे काम जो मैं करता हूं वो आप करेंगे। ये शास्त्री जी पर उनका भरोसा दिखता है। एक बार संसद में नेहरू जी ने शास्त्री जी की तारीफ करते हुए कहा था, कोई भी उनसे बेहतर साथी, मैं उन्हीं के वाक्य पढ़ रहा हूं, कोई भी उनसे बेहतर साथी एवं बेहतर सहयोगी का कामना नहीं कर सकता, जो कि काफी ईमानदार, वफादार, आदर्शों के प्रति समर्पित, विवेकशील और काफी मेहनती है। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शब्द।
शास्त्री जी सांप्रदायिकता, जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ थे। गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। शास्त्री जी कहते थे, सांप्रदायिक, प्रांतीय और भाषाई संघर्ष देश को कमजोर बनाते हैं, इसीलिए हमें राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना है। सन ऑफ द सॉइल किताब के कवर पर शास्त्री जी का एक कोटेशन उनकी भावना को बताता है, अगर आप देखेंगे तो। उन्होंने लिखा, द एम्फसाइज ऑन रिलीजन एज अ बेसिस ऑफ डिफाइनिंग majorities and minorities in a secular state is quite misplaced and contradiction in terms. मैं फिर एक बार पढ़ता हूं, the emphasis on religion as a basis of defining majorities and minorities in a secular state is quite misplaced and contradiction in terms. You all understand, I am sure, that religion does not aim at dividing. You all understand, I am sure that religion does not aim at dividing. On the other hand, all true religions have a basic unity. ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा। कम से कम ये पढ़ने के बाद तो इस सरकार को थोड़ा सा तो ज्ञान आएगा। इसीलिए शास्त्री जी, उनको भी 100 किताबें दीजिए, उसका कीमत क्या होगा हम AIC से आपको भरपूर करके देंगे। लेकिन आज आप लोग आंखों से देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर क्या कुछ चल रहा है। खुद रूलिंग पार्टी के लोग हिंसक और सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम करते हैं। जिस तरह की हेट स्पीच आज हो रही है, उनको बोलने में भी शर्म आती है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा निकाली, उसका लक्ष्य था नफरत के वातावरण में भाईचारा और प्रेम बांटना और बुनियादी मसलों को जनता तक ले जाना, क्योंकि उन सवालों पर चर्चा आज संसद में नहीं होने दी जाती है। टीवी पर भी सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान दिखाया जाता है, नफरत फैलाया जाता है और इसका सविस्तर से शास्त्री जी ने अपने भाषण में बहुत विवरण भी इसका किया है। एक सामान्य कार्यकर्ता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता बनने की शास्त्री जी की बहुत प्रेरक कहानी है, जो जीवन भर कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए समर्पित रहे। कांग्रेस मुख्यालय से निकलने वाला कांग्रेस संदेश 21 मार्च 1952 से शास्त्री के प्रयास से आरंभ किया गया था। मैंने यही कहा कि ये आज सोनिया गांधी जी इसी पेपर को, इसी मैगजीन को चला रहे हैं। शास्त्री जी स्वराज भवन ट्रस्ट और आजाद हिंद फंड के भी सदस्य थे, जो सैनिकों की मदद के लिए बनाया गया था। साथ ही नेहरू जी की अध्यक्षता में बनी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम तय करने जैसी कई अहम कमेटियों में वे सदस्य बन के रहे। उन्हें छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की योग्यता, अनुभव को परख कर उनको जिला, प्रांतीय, राष्ट्रीय स्तर पर मौका दिया। उनको संसदीय और विधानसभाओं में भेजा। 1921 से 1945 तक कांग्रेस के नेतृत्व में चले सभी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। शास्त्री जी ने 1952, 1957, 1962 के आम चुनाव में पार्टी संगठन की मजबूती से सेवा की। और आखिर में मैं देश के सभी लेखकों, इतिहासकारों से निवेदन करता हूं कि वे तथ्यों के साथ, दस्तावेज के साथ स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्र निर्माण के नायकों पर लिखना जारी रखें, क्योंकि आज के दौर में बहुत से नायकों के योगदान को नकारने का बाकायदा एक अभियान चला रहा है।
और ये बहुत से हमारे नायकों में, लीडर्स में एक अनेक अपने चित्र अपने अनुसार देने का वो काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे इतिहासकारों को, लेखकों को, जर्नलिस्ट को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सत्य है, जो आपके पास ऑथेंटिसिटी है, उसको देखकर, लिखकर सत्य को आप लोगों को बताना चाहिए। यह अभियान वो लोग चला रहे हैं जिनके पुरखों का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं थी और जो अंग्रेजों के साथ बैठे हुए थे, अपने बच्चों को भेजते थे। ये मैंने पहले भी कहा, और उसमें जो मज़े में वो लोग थे, हमारे लोग जेलों में थे तो वो लोग बंगलों में थे, और अच्छा हमेशा उनकी तारीफ करते रहे थे। और वही लोग, और हमारे पास एक कहावत है, आपके पास है कि नहीं, कि जरा कलोकियल है, यानी खेड़े गांव के लोग हैं ना हम, तो वो बोलते हैं चोर उल्टा कोतवाल को डांट। चोरी तो ये लोगों ने की और डांट पड़ रही कोतवाल को। तो हम ये चाहते हैं कि असलियत बाहर आना है, तो हमारे इतिहासकार जो जानकार है, जिनके पास सब कुछ है, आप लिखिए, उसका प्रचार कीजिए। जब तक देखिए अपने विचार को अगर हम आचार में नहीं लाएंगे, अगर हमारे आचार को प्रचार में नहीं लाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आचार, विचार, प्रचार ये जरूरी है। हमारी आइडियोलॉजी का प्रचार जरूरी है, तो इसको आगे बढ़ाने का काम आप करेंगे, ऐसी एक आशा रखता हूं। और सभी नेताओं से अपील करने के साथ आज ये भी मैं बताना चाहूँगा, 1938 में जब नेताजी कांग्रेस अध्यक्ष बने तो प्लानिंग कमेटी बनाई, जिसका अध्यक्ष नेहरू जी को बनाया। लेकिन ये लोग कहते हैं नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस में झगड़े थे। अरे भिन्न मत रहता है, लेकिन झगड़ा नहीं था, ये लोग लगाते हैं, क्योंकि इनको होना ना कोई पकड़ के हमको क्रिटिसाइज करने के लिए। लेकिन कांग्रेस में अभी कभी नहीं हुआ ऐसा। और आजाद हिंद फौज की रेजिमेंट का नाम भी नेताजी ने गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आजाद के नाम रख दिए थे। ये भी झूठ है, आप इतिहास में इसका भी देख लीजिए। और दूसरा, बहुत सी बातें, लेकिन मैं यहाँ केवल शास्त्री जी और उनके जीवन से जुड़े पक्षों तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। मेरी सभी साथियों से ये अपील है कि शास्त्री जी से जैसे महान नायकों से प्रेरणा लेते हुए मौजूदा चुनौतियों के समाधान के लिए राह तलाशें, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आगे आइए। हम सब जानते हैं कि आज हमारे लोकतंत्र पर किस तरह के हमले हो रहे हैं। अब बोलने पर भी रोक लगाया जा रहा है, संसद में अपनी बात खुलकर नहीं कही जाती, और पब्लिक मीटिंग में भी अगर कुछ कहे तो उसके ऊपर भी केस हो रहा है। और जो कोई भी सरकार पर सवाल उठाने की कोशिश करता है, मोदी सरकार उसे कुचलने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करती है। ईडी, सीबीआई, आईटी और विजिलेंस जैसी एजेंसी को तो काफी समय से विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन अब कानूनी आड़ लेकर भी ये कोशिश हो रही है कि सब खामोश रहे। राहुल जी पर गुजरात में जो कार्रवाई हुई है, उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में तो जाएंगे, अपील करेंगे, लेकिन किस वजह से? उसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि 2 साल का अगर शिक्षा इनको देंगे तो ये पार्लियामेंट मेंबर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये इनको बाहर निकालना चाहते। अरे जो आदमी सच बोलता है, आपका पोल खोलता है, तो उसको बाहर डालने के लिए ऐसे तरीके आप ढूंढते हो। किसको भी डिफेमेशन केस तक आज तक 2 साल की सजा हुई ही नहीं।
कोई वार्न करता है, कोई माफी पूछता है, कोई 1 साल का देता है, 6 महीने का, उसमें प्रोविजन ही 2 साल का है। पूरे का पूरा इन्होंने ठोक दिया, चलो जाओ तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओ, बात मत करो, तुम्हारी जबान बंद। अरे हमारी जबान एक की बंद करने से आप 140 करोड़ जनता की जबान बंद कर सकते हो। तो ये कोई ना कोई फायदा होता है, और ये देश बहुत बड़ा है। मैं नहीं रहूंगा, अगर ऐसा कोई समझता है तो दूसरा पैदा भी होता है, ये भी उनको समझना चाहिए। तो एक मैं दो जगह बोला, शायद यहाँ भी बोलना अच्छा समझता हूँ कि एक बात मुझे याद आई कि एक छोटी सी शायरी है, उसमें ये कहा था कि मोदी जी खूब करो कोशिश हमें मिट्टी में दबाने की। मोदी जी हमको खूब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज है बार बार उगने की हमको आदत है। आप तो मिट्टी में हमको दबा रहे हैं, लेकिन हम बीज है, हमारी आदत ही है फिर मिट्टी से ऊपर उठने की, उगने की आदत है हमको, मिटने की आदत नहीं है। तुम कितना भी कोशिश करो, हम उगते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और आप डरा के 2 साल की शिक्षा देके खत्म हो गया कांग्रेस, ये मत समझो। कांग्रेस जिंदा है, जिंदा रहेगी, जिंदा करेगी। नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे कई लोग हजारों करोड़ों रुपए लेकर देश से भागे हुए थे, उनको तो शिक्षा नहीं हो रही है, उनको तो कोई पकड़ रहा भी नहीं, उनका तो कोई नाम, यहां तक कि रेड अलर्ट को कुछ नोटिस निकाले थे ना, वो भी निकाल दिए कि बगैर पूछे ऐसा कहीं होता है। इंडियन गवर्नमेंट को, देश के गवर्नमेंट को बगैर पूछे कोई नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इनका उनका लिंक है, इससे सबूत होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इन्होंने कर दिया, लेकिन ये ऐसी एक प्रथा है, कानून है कि जो कंसर्न कंट्रीज में अगर ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर जब रेड अलर्ट नोटिस जाती है तो उसको रद्द करने के लिए इनसे भी पूछना पड़ता है। यहाँ जहाँ तक मेरी समझ है तो ये भी काम उन्होंने कर दिया उनके लिए, और न ही उन्हें देश के वापस लाया। जब ये बात राहुल गांधी उठाते हैं तो उनको सजा दी जाती है। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि सजा किसको मिलनी चाहिए? जो गलती किया, पैसे लिया, यहाँ पर लोगों के पैसे लूट के गया, और LIC के पैसे लूटा, बैंकों के पैसे लूटा, हमारे पैसे, हमारी संपत्ति पब्लिक सेक्टर्स को खरीद रहा है। पैसे हमारे, बैंकों के, LIC के, SBI के और पंजाब नेशनल बैंक के, UTI, ये सब पैसे लोन के रूप में लेना और पब्लिक सेक्टर के एयरपोर्ट, पोर्ट सब खरीदना, ये सभी खरीदना। तो कितना आसान है देखिए अमीर लोगों के लिए। सरकार का पैसा, सरकार की जमीन और संपत्ति, ये भी खरीदना, तो ये उनको मिला है। तो ये बात जब हम वहां उठाते हैं तो हमारे मुंह बंद करने के लिए सरकार के ओर से खुद ब खुद मंत्री उठ रहे हैं, माफी मांगो, माफी मांग। अरे राज्यसभा में क्यों माफी मांगना भाई? वो तो लोकसभा के सदस्य हैं, तुम वहां जाके पूछिए। लेकिन उनका मकसद ये है कि सदन को चलने नहीं देना, राज्यसभा में उसका संबंध ही नहीं है। लेकिन आप राहुल जी से इतना डरते हो, खास करके मैं समझता हूं कि सपने में भी राहुल गांधी आ रहे होंगे। मोदी सरकार अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी और अपने मित्रों को देश की संपत्ति सौंपते रहेगी तो न राहुल गांधी चुप रहेंगे, न कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप बैठेगा।
देश में लोकतंत्र को बचाने का अब एक ही मंत्र है, डरो मत। अगर आप डरे तो फंस गए, डरे तो मर गए। तो इसीलिए देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को बचाने के लिए हम एक होकर लड़ना है। और शास्त्री जी के इस जो किताब है इसका उद्घाटन करने के लिए या इसका जो रिलीज करने के लिए मुझे शास्त्री जी ने मौका दिया, इसका फायदा उठाया मैं। तो इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय जब यहाँ शास्त्री जी के बहुत कुछ बोला कि उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए और कुछ बोलना पड़ता है, वो बोल दिया मैंने। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपने अच्छा काम किया और मुझे भी बोलने का मौका मिला और आप सभी को थोड़ा आपने समय दिया। आप कभी नहीं बोले नहीं भाई बस करो, भाषण आपका बहुत हो गया, आप कभी नहीं बोले। ये भी बड़ी मेरे को तसल्ली देती है, भाई हम कुछ कहते हैं तो लोग सुनते हैं। तो इसीलिए फिर आप सभी को फिर धन्यवाद।